दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी, और आज लाया हूँ एक कुंडली जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान की है। चिराग पासवान आज के दिन राजनीतिक हलचल में शामिल हैं और बहुत लोगों की उन पे नज़र है। उनका क्या होगा, वो जीतेंगे, आगे का भविष्य उनका क्या होगा, उनके भविष्य के गर्भ में क्या है, कल वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऐसे ढेर सारे प्रश्न आज आम जनता के सामने हैं। ज्योतिषीय विश्लेषण के माध्यम से मैं इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं चिराग पासवान की कुंडली कैसी है। चिराग पासवान की कुंडली मकर लग्न की है और इनके बहुत सारे ग्रह एक ही भाव में बैठे हैं। आप चंद्रमा को छोड़ दें, तो राहु को छोड़ दें, केतु को छोड़ दें, तो समस्त ग्रह इनके एक ही भाव, दसम भाव तुला राशि में बैठे हैं। सूर्य भी वहीं बैठा है, शनि भी वहीं बैठा है, मंगल भी वहीं बैठा है, शुक्र भी वहीं बैठा है, बृहस्पति भी वहीं बैठा है, बुध भी वहीं बैठा है। एक बार की कुंडली तो यह इतनी अच्छी दिखती है, इतनी अच्छी दिखती है कि लगता है कि ऐसा जातक या तो राजा होगा या सन्यासी होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। पहले इनकी कुंडली में होने वाले कुछ योगों की चर्चा कर लें। पहला योग है चामर योग। चामर योग कब बनता है? जब लगने से उच्च का होकर केंद्र में बैठे और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो या बृहस्पति की युति हो तो चामर नामक योग बनता है। यह भी एक बड़ा राजयोग जैसा ही है। तो यहाँ देखिए, इनका जो मकर है और लग्न, तो उसका स्वामी होता है शनि। शनि दसम हाउस में तुला राशि में उच्च का होकर बैठा है और वहीं बृहस्पति भी बैठा है। मतलब उच्च के लगने के साथ बृहस्पति की युति हो रही है, तो बन गया चामर योग। फिर और बहुत सारे योग हैं। एक योग तो है, उसको बोलते हैं अंशावतार योग। मतलब कोई दिव्य शक्ति का अंश अवतार लेकर धरती पर उपस्थित सी हुई हो। कब बनता है यह? जब बृहस्पति और शुक्र केंद्र में बैठे, किसके साथ? उच्च के शनि के साथ। तो यह अंशा अवतार योग बनता है। यह भी इनकी कुंडली में बन रहा है। मैं बार बार चर्चा करता हूं धर्म कर्माधिपति योग की। पराशर मुनि के अनुसार जब नौमेश दसमेश के संबंध हो तो क्या कहने, इनकी कुंडली में देख लीजिए। नौवें भाव का स्वामी बुध और दसम भाव का स्वामी शुक्र, दोनों एक साथ कहाँ? दसम भाव में। तो धर्म कर्माधिपति योग भी बन गए। और अन्य ढेर सारे योग हैं। मालव योग है, शश योग है, ढेर सारे योग इनकी कुंडली में बनते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ इफ एंड बट भी है इनकी कुंडली में। वह इफ एंड बट क्या है? ज्योतिष में एक कंसेप्ट है अस्त होने का। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंबस्ट होना। अस्त होना या कंबस्ट होना क्या है? जब सूर्य ग्रहों को के बहुत समीप आ जाता है तो वह बाकी ग्रहों को सुपर इम्पोज कर देता है, उसकी महत्ता को छीन कर देता है, उसको कमजोर कर देता है। मतलब इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में एक बड़े हॉल में मंच बने हुए हों, लोग आए हुए हों, वहाँ पर मुखिया हो, सरपंच हो, गणमान्य लोग हों, लब्ध प्रतिष्ठित लोग हों, लेकिन वहाँ पे अमिताभ बच्चन आ जाए तो कोर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। बाकी जितनी भी पर्सनालिटियां हैं वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, उनका पता तक नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गए, उनका प्रेजेंस है लेकिन प्रेजेंस से पता नहीं चल रहा है। ठीक वैसे ही जब सूर्य
बाकी ग्रहों से उसकी एक डिग्री निश्चित की गई है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे चंद्रमा जो है वह 12 डिग्री के नज़दीक आ जाए सूर्य के, मतलब सूर्य की जो डिग्री है और जो डिग्री चंद्रमा की उस राशि में है उसका डिफरेंस यदि 12 डिग्री के अंदर है तो वह चंद्रमा अस्त हो गया। वैसे ही जो मंगल है वह 17 डिग्री के अंदर अस्त होता है, शनि 15 डिग्री के अंदर अस्त होता है, शुक्र 10 डिग्री के अंदर अस्त होता है, बृहस्पति 11 डिग्री के अंदर अस्त होता है। तो इनकी कुंडली में भी इतने अच्छे योग बनाने वाले सारे ग्रह सूर्य से अस्त हैं। लेकिन हमारे हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिषीय शास्त्रों में, हमारे शास्त्रीय ग्रंथकारों ने यह लिखा है कि यदि सूर्य अस्त कभी नहीं होता, सूर्य तो अस्त ही कर रहा है सबको, सूर्य अस्त कभी नहीं होता। इनकी कुंडली में चंद्रमा बाहर है, मतलब वह अस्त नहीं है, राहु अस्त नहीं है, केतु अस्त नहीं है। तो अब देखिए, जब इनकी दशा शुक्र की थी, यद्यपि शुक्र दशम भाव में माल्लव योग बना रहा है और वह दशम भाव में ही है, लेकिन सूर्य के साथ है और अस्त है, तो शुक्र की महादशा इनकी निष्फल रही। 11/1/93 से लेके 11/1/2013 तक इन्होंने अभिनय के क्षेत्र में इनको सफल होना चाहिए था, क्योंकि वो माल्लव योग है, लेकिन अस्त का शुक्र निष्फल हो गया। इन्होंने प्रयास किया, 2-3 फिल्म भी मिले, लेकिन सफल नहीं हो सके। कारण कंबस्ट वेनस, कंबस्ट शुक्र। लेकिन जैसे ही सूर्य की महादशा आई तो चीज़ें बदलने लगी। 2014 में एमपी हो गए, फिर बाकी चीज़ बदल ही रही है, 2019 में भी एमपी हैं, और अगली जो महादशा आ रही है वह महादशा 2019 ऑनवर्ड्स जो महादशा है 2029 तक चलेगी, वह महादशा भी चंद्रमा की है, चंद्रमा भी अस्त नहीं है। लेकिन इसके बाद की जो महादशा आएगी वह मंगल की महादशा है, और मंगल अस्त है कुंडली में। 2029 तक तो इनका सब कुछ ठीक रहेगा। 2029 के बाद जब मंगल की महादशा होगी तो फिर संघर्ष और चुनौतियों का काल शुरू होगा, वो 7 वर्षों का काल होगा। लेकिन उसके बाद फिर राहु की महादशा आएगी। राहु अस्त नहीं है, राहु इससे बाहर है, तो राहु की महादशा में फिर एक बार इनके उत्थान होंगे, इनकी उन्नति होगी, इनको यश मिलेगा, ये राजा की तरह रहेंगे ये, और बाकी जो मंत्री बन सकते हैं ये इस बार भी, चूँकि चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा अस्त नहीं है, तो हो सकता है कि ये चुनाव जीत भी जाएं, मंत्री भी बन जाएं। लेकिन 29 के बाद की जो 7 साल होंगे वह अस्त पीरियड का होगा, और वह पीरियड हो सकता है कि उतना अच्छा ना हो जितना यह पीरियड है। लेकिन राहु का पीरियड 7 साल के बाद फिर राहु का पीरियड फिर अच्छा होगा। और जब बृहस्पति की महादशा आएगी तो बृहस्पति भी इनका अस्त है, तो एक संन्यास योग भी बनता है इनकी कुंडली में। हो सकता है कि उस पीरियड में ये सब भौतिक संसाधनों को छोड़ के, सब राजपाट छोड़ के ये एकदम आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाएं, ये सन्यासी हो जाएं, या सन्यास की ओर अग्रसर हो जाएं, या उन सब चीज़ों से विमुख हो जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात मुझे नहीं दिखती है। अभी फिलहाल इनका जो महादशा चल रहा है वो चंद्रमा का महादशा चल रहा है, और चंद्रमा बहुत मजबूत है। वह क्यों मजबूत है? क्योंकि लग्न कुंडली में वह मीन राशि का है, और नवमांश की कुंडली में भी वह मीन राशि का है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि वह वर्गोत्तम है। इनकी कुंडली में बुध भी वर्गोत्तम है, शनि भी वर्गोत्तम है। तो चंद्रमा की महादशा 2029 तक मैं इनकी केवल प्रगति और प्रगति ही देखता हूँ, उत्थान ही देखता हूँ। ये मंत्री बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अस्त ग्रहों की दशा अंतर्दशा में इनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो कंबस्ट प्लैनेट्स होते हैं वो छीन हो जाते हैं, उनकी शक्ति छीन हो जाती है कंबस्ट होने के कारण।
तो आज के दिन हमने चिराग पासवान की बात की, उनके आने वाले कल की बात की, उनका ज्योतिषीय विश्लेषण किया, उनका ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पे उनकी कुंडली का विश्लेषण किया। आपको मेरी कुंडली कैसी लगती है आप बता तभी पाएंगे जब आप लाइक करेंगे, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत नमन, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।